राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के जो आंकड़े आए हैं उसमें कमी नजर आ रही है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि देश और दुनिया में कोरोना का खतरा खत्म हो रहा है? जी हां, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अमेरिका के एक प्रसिद्ध एक्सपर्ट की तरफ से जो दावा किया गया है उसके मुताबिक मास्क का साथ अब जिंदगी में कभी छूटने वाला नहीं है, क्योंकि कोरोना का खतरा खत्म नहीं हो रहा है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या कोरोना कभी नहीं जाएगा? क्या जिंदगी भर साथ रहेगा कोरोना? क्या जीवन भर पहनना होगा मास्क? जी हां, जो लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आखिरी लहर साबित होगी, उनके लिए ये खबर मायूस करने वाली है, क्योंकि ओमिक्रॉन कोरोना का आखिरी वेरिएंट नहीं है। भविष्य में नए नए वेरिएंट सामने आते रहेंगे, जिनमें कई बेहद खतरनाक भी हो सकते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है दुनिया के टॉप संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऑनलाइन दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन में अमेरिका के डॉक्टर फाउची ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है, विश्व को अभी कोरोना महामारी से मुक्ति नहीं मिलने वाली है और न ही ओमिक्रॉन कोई आखिरी वेरिएंट है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि हालात कब सामान्य होंगे, लेकिन यह भी कहना मुश्किल है कि लोग हमेशा मास्क पहनकर घूमेंगे या नहीं। इतना ही नहीं, डॉक्टर एंथनी फाउची का यह भी कहना है कि ओमिक्रॉन के बाद दुनिया को कई और वेरिएंट का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें कई वेरिएंट घातक भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा है, कोरोना से हालात कब तक सामान्य होंगे ये कहना फिलहाल मुश्किल है। आगे क्या होगा ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि कोरोना के आगामी वेरिएंट कितने संक्रामक और घातक होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुख्य चिकित्सा सलाहकार रहे डॉक्टर फाउची एक तरफ कोरोना को लेकर चौंकाने वाली बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना को लेकर चल रही भ्रामक खबरों पर चिंता भी जता रहे हैं। उन्होंने कहा है, कोरोना वायरस को लेकर विश्व भर में तमाम तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। ये न सिर्फ विनाशकारी है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे प्रयासों के खिलाफ भी है। हालांकि हालात कब तक सामान्य होंगे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम सभी एक सामान्य काम कर सकते हैं कि एक दूसरे के साथ एकजुटता दिखाएं और ये हमेशा याद रखें कि महामारी हमारे साथ क्या कुछ कर सकती है। इस फोरम पर वैक्सीन कंपनी मॉडर्ना की सीईओ स्टीफन बैंसल के अलावा लंदन की संक्रामक रोग विशेषज्ञ एनालाइस वाइंडर स्मिथ ने संबोधित किया। स्मिथ ने भी कमोबेश वही बातें कही जो डॉक्टर फाउची ने कही। स्मिथ ने कहा, ओमिक्रॉन कोरोना का आखिरी स्वरूप नहीं है और ये महामारी जल्द समाप्त नहीं होने वाली। दुनिया के तमाम देशों को इस संभावना को मद्देनजर रखते हुए भविष्य की तैयारी करनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के उच्च अधिकारियों की माने तो हो सकता है कोरोना कभी खत्म ही ना हो और ये हमेशा एक बीमारी के तौर पर पूरे विश्व में रहे। ऐसे में बचाव के हथियार के रूप में वैक्सीन से ज़्यादा ज़रूरी मास्क हो जाता है। और यही वजह है कि डॉक्टर से लेकर साइंटिस्ट तक अब ये मान के बैठे हैं कि हो सकता है हमारी जनरेशन को, पूरी की पूरी पीढ़ी को और शायद आने वाली पीढ़ी को भी उम्र भर ये मास्क लगाए रखना पड़े, क्योंकि वैक्सीन मृत्यु से बचाव देती है, लेकिन मास्क संक्रमण से भी प्रोटेक्शन दे सकता है। जर्नलिस्ट संजय के साथ राहुल डबास, न्यूज़ एशियन, दिल्ली। तो कोरोना का खतरा आने वाले वक्त में दुनिया में खत्म नहीं होने वाला है, जिस तरीके की दलील दी जा रही है अमेरिका के एक्सपर्ट के मुताबिक। लेकिन इस बीच एक राहत की खबर है दिल्ली के महानगरों में, देश के महानगरों में। दिल्ली और मुंबई में कोरोना का जो असर है, कोरोना के जो आंकड़े हैं, उसमें कमी देखी जा रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें जो दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले 11,000 के आसपास सामने आए हैं। एक वक्त में ये आंकड़ा लगभग 30,000 तक पहुंच चुका था, लेकिन अब हालात मानो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के दिल्ली में आंकड़े घटकर 11,000 के आसपास रह गए। हालांकि मरने वालों की संख्या अभी भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, लोगों की जागरूकता के लिहाज से। लेकिन इस बीच आईआईटी के प्रोफेसर, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर का जो दावा है उस पर अगर यकीन करें तो दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में कोरोना का खतरा अब खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। तीसरी लहर की जो पीक थी वो अब जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए आने वाला वक्त एक बड़ी चुनौती है।
दिल्ली में कोरोना का पीक गुजर चुका है। मुंबई में भी निकल चुका है कोरोना का पीक। अगर आप दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता जैसे शहरों में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए सुकून देने वाली है, क्योंकि इन शहरों ने तीसरी लहर का पीक देख लिया है और अब संक्रमण की रफ्तार घटने लगी है। IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल के मुताबिक दिल्ली में 2 दिन पहले ही पीक गुजर चुका है, जबकि मुंबई में कोविड के मामले 12 जनवरी को चरम पर पहुंचे थे। मॉडल का आकलन था कि पीक के समय यहां 25,000 केस आएंगे, मगर असल में पीक वैल्यू कम रही। मॉडल के उलट दिल्ली का पीक भी 30,000 के आसपास आ गया। ये आकलन से आधा था, जबकि कोलकाता का पीक 13 जनवरी को 7,000 केसों के साथ आ गया, जबकि बेंगलुरु में 22 जनवरी को कोरोना की तीसरी लहर का पीक आने का अनुमान है। सर, कोविड के कब तक खत्म होने के आसार हैं? भारत में कोविड हमारे अंदाज से फरवरी के अंत तक लगभग समाप्त हो जाएगा। प्रोफेसर अग्रवाल के आकलन के मुताबिक यूपी और बिहार में कोरोना का पीक 1 हफ्ते बाद आएगा, जबकि देश में कोरोना का पीक 23 जनवरी तक आ सकता है। सर, राज्यों को लेकर आपकी जो रिसर्च है उसमें कौन कौन से राज्य हैं जो पीक को पार कर चुके हैं और किनको आप ज्यादा प्रभावित अभी देख रहे हैं? अभी कोई राज्य, बड़ा राज्य में निश्चित रूप से कोई अभी पीक को पार नहीं किया है, लेकिन अगले 1 हफ्ते में कई राज्य हमारे अनुसार अपने पीक को पार करेंगे। उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश या कई अन्य राज्य भी शामिल हैं। कोरोना की तीसरी लहर में लगातार नरमी नजर आ रही है। अगर आज की बात करें यानी बीती 24 घंटे में 2,38,018 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जबकि कल इनकी संख्या 2,58,000 थी, यानी एक ही दिन में 20,000 नए केसों में कमी आई है। अगर केस पॉजिटिविटी दर की बात करें तो वो भी 19% से घट करके 14% के आसपास बनी हुई है। आंकड़े भी पीक के गुजरने की तस्दीक कर रहे हैं। लगातार तीसरे दिन देश में कोरोना के मरीजों के आंकड़ों में कमी देखने को मिल रही है। जहां देश भर में सोमवार को 2,58,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज 24 घंटे के अंदर सामने आए थे, अब उनकी संख्या घटकर 2,38,018 हो गई है। तो वहीं पॉजिटिविटी रेट भी 19% से घटकर 14.43% हो गई। लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो ये भी बताई जा रही है कि ICMR की नई गाइडलाइन के बाद टेस्ट की संख्या में कमी आ रही है और दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जहां केस लोड और भी कम हो रहा है, क्योंकि मुंबई में 6,000 के आसपास और दिल्ली में 12,000 के आसपास नए केस सामने आ रहे हैं, वहां पर होम आइसोलेशन के दौरान लोग सेल्फ टेस्टिंग किट का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके डाटा को ICMR के पोर्टल पे अपडेट नहीं किया जा रहा है और ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से केस पॉजिटिविटी दर, आर नॉट वैल्यू और नए केस की संख्या में कमी देखने को मिल रही है, इस बात की संभावना है कि भारत कोरोना की तीसरी लहर या ओमिक्रॉन, जिनकी संख्या अब 9,000 के आसपास पुष्ट केसों में पहुंच चुकी है, उस पर काबू पाता हुआ नजर आ रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में भी कोविड और ओमिक्रॉन के मामले तेजी से घट रहे हैं। पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते कोरोना का संक्रमण काफी कम हुआ है। मुंबई के आंकड़ों की बात करें तो 12 जनवरी को यहां सर्वाधिक संक्रमण 16,420 था, जबकि 7 मौतें हुई थी। 13 जनवरी को संक्रमितों की संख्या घटकर 13,702 हो गई, जबकि मौत 6 हुई। 14 जनवरी को 11,317 संक्रमित सामने आए, जबकि 9 लोगों की मौत हुई। 15 जनवरी को 10,661 मामले सामने आए, जबकि 11 लोगों की मौत हुई। तो वहीं 16 जनवरी को 7,895 केस सामने आए और 11 लोगों की मौत हुई। तो वहीं 17 जनवरी को संक्रमण 5,956 तक पहुंच गया और 12 लोगों की मौत हुई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर एक राहत की खबर सामने आ रही है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में इस हफ्ते पिछले हफ्ते की तुलना में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि ओमिक्रॉन जितनी तेजी से फैला है, उतनी तेजी से ये वापस लौट रहा है। देखिए, आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि जो अपने केसेस जो अब आ रहे हैं, ये ज़्यादा ओमिक्रॉन आ रहे हैं और ओमिक्रॉन की एक क्लासिक है कि बहुत जल्दी फैलता है और बहुत जल्दी उतरने लगता है। ये आपने देखा होगा, साउथ अफ्रीका में भी ऐसे हुआ था, दूसरे कंट्रीज़ में भी ऐसे ही हुआ था कि बहुत फैलता है, पीक आके बहुत जल्दी गिरने लगता है। एग्जैक्टली वही अपने भारत में हो रहा है। कोरोना की तीसरी लहर का पीक आकलन और केस पर आधारित है, लेकिन यह भी सच है कि पिछले 1 हफ्ते के दौरान मेट्रो शहर समेत पूरे देश में टेस्टिंग में कमी आई है।
ऐसे में सवाल आकलन पर भी उठ रहे हैं, तो वहीं इस बात के भी पुख्ता सबूत हैं कि वैक्सीनेशन ने कहीं न कहीं कोरोना की तीसरी लहर को थाम लिया है। दिल्ली से राहुल डबास और मुंबई से ज्योत्सना गंगणे के साथ टीम न्यूज नेशन। लाख टके की बात में एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। लाख टके की बात में अब बात हमारी खास पेशकश जात ना पूछो वोटर की, और आज इस सेगमेंट में बात कर रहे हैं निषाद समाज की। निषाद समाज जिसके नेता डॉक्टर संजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने समाज की अगुवाई यहां पर कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में निषाद समाज की सियासी जमीन कितनी मजबूत है बताते हैं आपको। भाजपा पीछे तक बोले इस बार भाजपा। इस बार मतदान दल के लिए नहीं, देश के लिए करना। साथियों, जिनका हम बहुत बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। यूपी में चुनावी समर चरम पर है। बड़ी पार्टियां हो या छोटी पार्टियां, सब दमखम दिखाने में कोई पीछे नहीं है। हर कोई जातिगत समीकरण बिठाने की जुगत में लगा है, फिर चाहे वो निषाद पार्टी ही क्यों ना हो। पूर्वांचल में अपनी पैठ का दावा करने वाली निषाद पार्टी इस बार बीजेपी के साथ ताल ठोक रही है। खबरों की माने तो इस बार बीजेपी पूर्वांचल की लगभग 1.5 दर्जन विधानसभा सीटों पर निषाद पार्टी को टिकट देने को तैयार है। लेकिन क्या इतनी सीटें जीतने में सक्षम होगी निषाद पार्टी, ये जानने के लिए हम पहुंचे गोरखपुर के निषाद बहुल्य एकला गांव में। हमारे साथ एकला गांव के कुछ निषाद बिरादरी के लोग हैं। इस गांव की आबादी बताया जा रहा कि 1500 है और इसमें से 60% जो वोटर हैं वो निषाद बिरादरी के हैं। और सिर्फ एकला नहीं, एकला के आसपास के जितने गांव हैं उसमें 70 से 80% वोटर निषाद बिरादरी के हैं। युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। और इस बिरादरी के लोग इस बार के चुनाव में क्या सोचते हैं, क्या संजय निषाद ने जो वादा किया है उस पर वो खरे उतरे हैं? जी हाँ, परिवर्तन तो होने वाला है। देखिए 70 साल से जो है समाज गड्ढे में रहा है मेरा निषाद समाज। जब से निषाद पार्टी आई है तो निषाद समाज उभरा है, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये लोग जो है अगर जिधर जाएंगे उधर सरकार बनेगी। इसकी सरकार बनने जा रही है संजय के। आप लोग वोट देंगे उनको संजय निषाद? हाँ, हम उनके वोट किसी नहीं देखेंगे। किसकी तरफ जा रहा है इस बार? निषाद पार्टी, कमल का फूल। हाँ, तो इस बार आँख मूंद के नहीं, आँख खोल के वोट पड़ेगा। जहाँ निषाद पार्टी का गठबंधन है, आँख खोल के, ताकि बटन इधर उधर ना दबे। दरअसल डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी ने निषाद समाज के लिए आरक्षण का भरोसा दिलाया था, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद आरक्षण तो नहीं मिला। बावजूद इसके यहाँ के लोग निषाद पार्टी को एक और मौका देने के मूड में हैं। मान लीजिए हम लोगों को इस बार 2017 में 2000 इनको हम लोग जिताएंगे। इस बार 2022 में अगर धोखा करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। ऐसा कहाँ हुआ अभी बताइए? ये 5 साल लगभग बीतने वाले हैं, ऐसा कहाँ हो पाया? किसी को आरक्षण मिला? निषाद समाज के लिए आरक्षण के लिए उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था, आरक्षण नहीं मिला अभी तक। अभी डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, अभी सीट जीतेंगे, फिर मजबूर करेंगे, आरक्षण भी लेंगे और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। कुछ ऐसी ही सोच गोरखपुर के बहरामपुर गांव के निषाद बिरादरी की भी है, जो समाजवादी पार्टी से इसलिए नाराज दिख रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने गोरखपुर के निषाद समाज के जिलाध्यक्ष को हटा दिया है। लेकिन आसानी जी जिलाध्यक्ष बने थे समाजवादी पार्टी के, तो आधी से ज़्यादा आबादी निषाद बिरादरी सपा के साथ था। लेकिन इनको जिस दिन से हटा दिया गया है, गांव गली चट्टी चौराहों पर सपा का इतना पुरजोर विरोध हो रहा है। लेकिन हवा का रुख वाराणसी में बदला सा नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में निषाद समाज के लोगों के लिए आरक्षण के साथ साथ बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा है। जिनकी उत्तर प्रदेश में लगभग 18% भागीदारी है और 5 दर्जन से भी अधिक विधानसभाओं में उनका दबदबा है। और इसलिए निषादों को अपनी तरफ करने के लिए हर एक पार्टी पूरा जोर लगा रही है ताकि उन्हें एक खास वोट बैंक का सहारा मिल सके। हम लोग चाहते हैं कि मतलब लॉकडाउन में मतलब हम लोग को भी वोट चले। जो 4 बजे लॉकडाउन लग जाता है और बाकी लोग बस सारे दुकान जो है खुला रहता है,
और हम लोग का 4 बजे वोट बंद हो जाता है। रोजगार नहीं मिल रहा? रोजगार हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम तो ये जो आप बोल रहे हैं कि निषाद समाज को लोग वोट बैंक समझते हैं, वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं और अपने बहुत सी वादे करते हैं। आज ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम लोग खाली दिन भर मेहनत करते हैं और जाते हैं, सामान खरीदने में पैसा ख़त्म हो जाता है। जब जो चुनाव नज़दीक आते हैं बस उनको हमारी निषाद लोगों की ज़रूरत पड़ने लगती है। बाकी 5 साल तक कोई हम लोग को याद नहीं आती है। मगर इस बात को मानना चाहते हैं, हमें चाहिए रोजगार और हमें चाहिए आरक्षण। सबसे पहले हमको चाहिए आरक्षण। आरक्षण नहीं है तो वोट इस बार नहीं है। जो हमको आरक्षण देगा हम उसको वोट देंगे। लेकिन कानपुर में निषाद पार्टी के पक्ष में हवा नजर आ रही है और लोग बीजेपी सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि वादे तो सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन निभाने का काम बीजेपी कर रही है। हमारे समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बेस्ट है और उसी के पक्ष में निषाद एक तरफा बिल्कुल खड़ा हुआ है। एक तो अरे मेट्रो ट्रेन बन गई, ये सुविधा हो गई और राशन तो मिल ही रहा है, बराबर फ्री मिल रहा है, इसीलिए उनके साथ रहेंगे। और रोटें इतनी अच्छी बन गई हैं, कुछ कहने को नहीं। तो गुंडागर्दी तो ख़त्म ही हो गई है जड़ से। फिलहाल तो ये है कि बीजेपी का जो काम है वो अच्छा है। हम मोदी जी की तरफ रहेंगे, आराम से मतलब हमें राशन पानी बिजली और हमारे अन्य लाभ हुए हमसे। यूपी के चुनाव में निषाद वोट बैंक इसलिए भी अहम है क्योंकि यूपी में इस समाज की 18% भागीदारी है, जबकि करीब 60 विधानसभा सीटों पर इसका प्रभाव माना जाता है। इसलिए बीजेपी की वापसी में निषाद वोटर अहम भूमिका निभा सकते हैं। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव और वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज नेशन। लाख टकी की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।